नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नरेंद्र मोदी का मिशन 2019 और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर, ओडिशा में हैं और ये वो तमाम तस्वीरें, यहां कार्यकर्ताओं से मिले, राजभवन में प्रधानमंत्री, समर्थकों का हुजूम, लोगों में उत्साह और प्रधानमंत्री का एक जबरदस्त रोड शो। मतलब ये कि विधानसभा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद अब नरेंद्र मोदी एक नए मिशन पर जुट गए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद एक रोड शो किया गया। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं रोड शो की, अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जिस रास्ते से ये रोड शो गुजरा वहां, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी के स्थानीय नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और ये वो रोड शो की तस्वीरें हैं। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़े। लेकिन इस रोड शो को एक चुनावी मिशन का हिस्सा माना जा रहा है और वो चुनावी मिशन एक बड़ा मिशन है 2019, क्योंकि निगाहें अब बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ 2019 पर हैं। ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 में लोकसभा के चुनाव हैं, उसी की तैयारी है। एनडीए पूरी तरह से इन तैयारियों को करता हुआ नजर आता है और एनडीए के विभिन्न घटक दलों की जो बैठक हुई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का एक फैसला तो हो चुका है। तो आज इस वक्त प्रधानमंत्री, और देखिए सड़क के बीचों बीच खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भुवनेश्वर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले कार्यकारिणी की बैठक जो शुरू हुई है, रोड शो के बाद ये बैठक शुरू हुई, यानी कि कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हुई है। कल संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है और उड़ीसा के लोगों ने भी भव्य स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से अपने रोड शो की शुरुआत की, जो गवर्नर हाउस तक पहुंचा और इस दौरान लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। तो क्या 2019 की तैयारियां पूरे जोर शोर से बीजेपी में चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उसी मिशन में जुटे हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता मुंबई से हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। हमारे साथ नदीम जावेद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धन्यवाद और स्वागत नदीम जी आपका। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धन्यवाद तिवारी जी आपका भी। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आए, लेकिन आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, तस्वीरें बहुत बोल रही हैं। आपके प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो हमने भुवनेश्वर में दिखाई, आपकी तैयारियां तो लगता है जोर शोर से चल रही हैं 2019 की। लेकिन नदीम जी, कहां हैं आप? क्या तैयारियां हैं? कुछ नजर क्यों नहीं आता? नहीं, देखिए, इस देश के राजनीतिक इतिहास को जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इस देश की जनता हर 10 वर्ष में एक राजनीतिक प्रयोग इस देश में करती है। सबसे पहले 1967 में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर 9 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ सरकार आई थी, लेकिन 1971 में इंदिरा जी को भारी जनादेश प्राप्त हुआ। 1977 में फिर गैर कांग्रेसवाद की हवा चली, लेकिन 80 में कांग्रेस आई। 89 में फिर कांग्रेस के खिलाफ हवा चली, 91 में कांग्रेस आई। 98 में, और याद करिए 1996 से 98 तक अटल जी और संयुक्त मोर्चा की सरकार थी,
ऐसा लगता था कि कांग्रेस के लिए मुश्किल टाइम है। और 2004 के लोकसभा के चुनाव के समय किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक जनादेश आया था। तो लोकसभा के चुनाव में अभी 2 वर्षों का समय है। कांग्रेस पार्टी अपने समान विचारधारा के दलों से लगातार संपर्क में है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ा गठबंधन बनाकर देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके विचारों के खिलाफ लड़ें। नदीम जी, अंत में आपने ये बात जरूर कह दी कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। तिवारी जी, अब तो मायावती ये कह चुकी हैं कि जहर को जहर से काटना है। मतलब कितनी भी कड़वाहट हो, क्या हम ये माने कि 2019 एनडीए की तैयारी आप लोगों से ज़्यादा अच्छी है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें ज़्यादा जोर शोर से जुटे हुए हैं, या आप लोगों की तरफ से भी कोई पहल होगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि मुझसे 3 साल का हिसाब मत मांगिए, मुझसे 5 साल का हिसाब मांगिएगा। और 3 साल का जो रास्ता दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं देश का किसान कमज़ोर हुआ है। इतना कमज़ोर हुआ है कि उसे पार्लियामेंट के आगे नंगा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इतना कमज़ोर हुआ है कि वो मृत किसानों के खोखली खोपड़ियाँ लेकर के जंतर मंतर में बैठा हुआ है। युवा कमज़ोर हुआ है, इतना कमज़ोर हुआ है कि नौकरियाँ नहीं हैं और वो तरह तरह के प्रयासों में जूझ रहा है। महिलाएं कमज़ोर हुई हैं। तो जब 2019 के लिए देश के नया देश बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे हम लोग, तो मुद्दे ये होंगे। मुद्दा ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री जी अपने वादों पे खरे उतरे और क्या हम एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट ऐसा दे सके जो देश के कमज़ोर किसान को मजबूत कर सके, जो देश के युवा को रोजगार की तरफ लेके जा सके, जो देश में महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन्हें मजबूत कर सके। ये ऑल्टरनेटिव फ्रंट में कोई सुपर कल्ट नहीं होगा। मोदी जी का जवाब मोदी सुपर कल्ट नहीं है। मोदी जी का जवाब है देश की समस्याओं के प्रति एक ज्यादा जागरूक सरकार, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का और धन का नंगा प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान का नंगा प्रदर्शन चल रहा है। बेरोजगार युवा की दयनीय स्थिति है। क्या हम उसे सुधार सकेंगे? उसके प्रति एक पुख्ता नेतृत्व दे सकेंगे? 2019 उसकी लड़ाई है। इस पूरे महिमा मंडन की लड़ाई नहीं है। इस महिमा मंडन की लड़ाई में हम नहीं हैं। नहीं, लेकिन तिवारी जी, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की, लेकिन आप जनादेश को भी नकारते हुए चल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप मानते हैं कि आपकी 2019 की जोरदार तैयारियां चल रही हैं? और क्या शुक्ला जी, आप नदीम जावेद जी की उस बात से सहमत हैं कि ये तो राजनीति है और यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चलती ही रहती है, हमने बहुत राज कर लिया, कर लेने दीजिए, दोबारा हमें ही आना है? देखिए, 2 बातें। एक तो पहले घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि महिला बहुत कमजोर हुई, युवक बहुत कमजोर हुआ। 2 युवक निश्चित तौर पर कमजोर हुए, अखिलेश सिंह यादव और आदरणीय राहुल गांधी जी। और 2 महिलाएं भी कमजोर हुई, श्रीमती सोनिया गांधी और सुश्री मायावती। अब मायावती जी की ये स्थिति है कि उनको राज्यसभा पहुंचने के लिए जो है वो गठबंधन करने की दरकार उनको नजर आ रही होगी। संकट सबसे बड़ा ये है इस देश का कि लोग जो है विश्लेषण इस आधार पर करते हैं जिसका कोई आधार नहीं। तो 2 से 282 पहुंचने वाला तो इस देश में एक मिसाल है, लेकिन 400 से 44 पहुंचने के बाद 44 वाला फिर 400 में पहुंच जाएगा, इसके लक्षण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उसका कारण होना चाहिए। आप 400 कब पहुंचे थे? जब इंदिरा जी की सहानुभूति लहर थी। आज जब स्वयं के कामकाज का प्रदर्शन करने के बल पर जाना है, तो आप गठबंधन करने के बाद भी 28 से 7 पे पहुंच जाते हैं। गठबंधन करने के बावजूद भी 227 से 47 पर पहुंच जाते हैं। तो ये स्थितियां जो है ये साफ तौर पर बता रही हैं कि आम जनता जो है इनके फुसलावे में नहीं आ रही, बहकावे में नहीं आ रही, दुष्प्रचार में नहीं आ रही। उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस देश को विकास के पथ पर ले जाया जा रहा है, उससे आम आदमी संतुष्ट है, युवा उत्साह में है। आज उड़ीसा की सड़कों पर उत्साह आप क्या देख रहे थे? यही उत्साह जो गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां पर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार बने ताकि वहां का चित्र बदला जा सके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, लोग कह रहे थे कि लोकसभा जैसा परिणाम नहीं आएगा, सपा और कांग्रेस का गठबंधन होते ये 200 के पार चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 150 पे रोक देंगे। हुआ क्या कि 325 पहुंच गए। पूछ रहे थे ना उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन है, ऐसा चेहरा दे दिया कि इनका चेहरा ही गायब हो गया है। नदीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल एक बात कहूंगा, प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही उसमें यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जिसको एक बार जनादेश प्राप्त होता है, अगर कम हो गया तो दोबारा आ नहीं सकता। मैं 3 राज्यों का हवाला देता हूं।
पंजाब में आतंकवाद चरम पे था और ऐसा लगता था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होगा। प्रेम की बात सुन लीजिए, प्रेम की पूरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, उसके बाद आर्गुमेंट करिएगा। 282 का उदाहरण है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप आर्गुमेंट अपना रखिएगा। पंजाब के अंदर आतंकवाद चरम पे था और किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि वहां से आतंकवाद समाप्त होगा। बेअंत सिंह जी ने आतंकवाद समाप्त किया, वहां पे चुनी हुई सरकारें आई और आज भी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार पंजाब के अंदर है। जम्मू कश्मीर में लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि चुनी हुई सरकार आएगी, वहां गुलाम नबी आजाद साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की। और आसाम में प्रफुल्ल कुमार महंता के नेतृत्व में एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ था और ऐसा लगता था कि पता नहीं किस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। उसके बाद वहां पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार आई जो 15 वर्षों तक रही। यह कहना कि जो सरकारें चली जाती है, कम हो जाती है, सीट दोबारा नहीं आ पाती है, ये बात उचित नहीं है। दूसरी बात, जब भी चुनाव होगा तो वो चुनाव मुद्दों पर होगा, नीतियों पर होगा, कार्यक्रम पे होगा। और 2019 के चुनाव में ये पूछा जाएगा कि 2014 में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात थी, काले धन की बात थी, स्वामीनाथन कमेटी की बात थी। जो बुनियादी सवाल है नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में उठाया था, उन सवालों पर चर्चा होगी और 5 साल का सवाल का जवाब मांगा जाएगा और उम्मीद है कि जनता उसका जवाब देगी। निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस पर ही हमको रिजल्ट मिलना है। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ और राज्यों में भी चुनाव हुए हैं और कृपया उसकी भी चर्चा कर लीजिएगा। पंजाब में आप अकाली दल के साथ आप गठबंधन में थे, गुजरात में आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है वो देश जानता है। मणिपुर में क्या हालत आपने किया। लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करके सरकार बनाना हो सकता है कि आप उसको आड़ समझें, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीति का और लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करने का काम प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी और आपके नेता करते हैं। साम दाम दंड भेद किसी तरह से भी सत्ता हथियाने का काम करते हैं। 1957 में नंबूदिरपाल सरकार गिराने से लेकर 2006 में शिबू सोरेन सरकार की स्थापना छोड़िए, अभी बताइए कि आपने गोवा में क्या किया, आपने मणिपुर में क्या किया, आपके नाम पर है। आपने अरुणाचल में क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकारा। आप किस तरह से आप सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा करने के साथ साथ दूसरे राज्यों की भी कृपया चर्चा कर लिया कीजिए। किस तरह से पंजाब के लोगों ने आपको बाहर करने का काम किया है, उसको भी बताने का काम करिए प्रेम जी। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को भी लगता है कि आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल के केस में आपके बारे में क्या कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल में सरकार जिस तरह से बनाने का आपने प्रयास किया था, उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय बड़े सवाल खड़े किए थे सर्वोच्च न्यायालय ने। जस्टिस की संविधान के ज्ञान को नदीम जावेद जो है वो कम समझ रहे हैं। ये मैं खूब समझ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, आप तो शिवसेना से अभी बीजेपी में जल्दी ही आए हैं, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। हम तो बाहर से देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। हम खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस विचार के साथ और किस मकसद के साथ राजनीति कर रही है। वैचारिक तौर पर वही खड़ा हूं मैं। कम से कम नदीम जावेद जी, आपके पिताजी की तरह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में कूदा नहीं हूं। शरद पवार को गालियां देना, सेकुलर राजनीति में विश्वास रखते हैं प्रेम जी, इस देश की कौमी एकजुटता में विश्वास रखते हैं और जो समान विचारधारा के दल के लोग हैं उनको लेकर चलने का काम करते हैं। आपने इस टिप्पणी को व्यक्तिगत समझ लिया, आपने इस टिप्पणी को व्यक्तिगत समझ लिया। हम लोग इस देश की सेकुलर सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति में विश्वास रखते हैं, बंटवारे की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं प्रेम शुक्ला जी। राष्ट्रवाद के साथ उसी तरह राष्ट्र तथा कथित ये फर्जी राष्ट्रवाद है, हम भटक रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद है प्रेम शुक्ला जी आपका। प्रेम जी, नदीम जी, हम भटक रहे हैं। ये फर्जी राष्ट्रवाद के ठेकेदार आप बने हुए हैं नदीम जी। आपके विचार के लोग फर्जी राष्ट्रवाद के ठेकेदार बने हैं, प्रेम जी राष्ट्रवाद का लवादा ओढ़ के घूम रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, हमने कुर्बानी दी इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर बेअंत सिंह से लेकर। कौन भाजपा का और कौन संघ का व्यक्ति है जिसने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी हो और जेल गया हो और कुर्बानी दी हो। आप लोग केवल सत्ता की राजनीति करते हैं और सत्ता की राजनीति के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो आप करने को तैयार रहते हैं। संसद पहुंचने वाले गुलाम नबी आजाद उसको राष्ट्रद्रोह कहा जाए कि राष्ट्रद्रोह। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, बेअंत सिंह जी ने और हजारों कांग्रेस के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। एक भी बता दीजिए आपकी पुरानी पार्टी शिवसेना का, और एक भी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता एक ने भी इस देश के लिए कहीं कोई कुर्बानी दी हो, कोई बलिदान दिया हो, कभी वो कहीं गया हो। किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने की राजनीति प्रेम शुक्ला जी बंद होनी चाहिए।
चीखने चिल्लाने से आपकी आवाज में ताकत नहीं आ जाएगी। झूठ और फ्रेब की राजनीति ज्यादा दिन चलेगी नहीं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी 2019 के लोकसभा के चुनाव में हो जाएगा। पंजाब में आप हारे हैं, आप गोवा में हारे हैं, आप मणिपुर में हारे हैं, और आने वाले जो और चुनाव होंगे राज्यों के उसमें भी आप हारने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी सर्किट तक बेचने को तैयार थे, आप राष्ट्रवाद पर बात करने के लिए आपके पास कुछ बचता भी है? अच्छा, हम लोग भटक रहे हैं। प्रेम जी और नदीम जी, आप दोनों से निवेदन यह है कि 2019 पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। तिवारी जी भी कुछ कहना चाहते थे। नदीम जावेद जी से हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि सिर्फ मोदी को कोसने से क्या होगा, क्योंकि तैयारी आपकी दिखाई नहीं दे रही, और क्या आप ये मानकर बैठ गए कि इस बार आने दीजिए बीजेपी को, अगली बार हम आएंगे? होते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो किया, जबरदस्त अपनी ताकत दिखाई। उड़ीसा में हैं 2 दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी। नदीम जी, आपने शुरुआत ही इस बात से की कि ठीक है, ये तो चलता रहता है राजनीति में, हमने बहुत राज कर लिया, बीजेपी है, तो इसका मतलब तैयारी भी नहीं करेंगे, मान के बैठे हैं आपकी, अभी करने दीजिए, हम जो राज्य हारते जा रहे हैं हारने दीजिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा लोकतंत्र की यही खासियत है कि जनता अगर आज हमें जनादेश देती है तो कल दूसरे दल को भी जनादेश देगी। यही तो लोकतंत्र है कि हर बात को, हर पक्ष को, हर विचार को सम्मान है, और जनता जिसको चुन के भेज देगी वो सत्ता में रहेगा। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि इस देश के राजनीतिक इतिहास को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बार बार इस देश की जनता प्रयोग भी करती है, और शायद एक दशक में करती है। ये बात सही है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं अभी फिलहाल के 5 राज्यों के चुनाव में, उसमें उत्तर प्रदेश में हमारी हार हुई है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। जो हमारी कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उस पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों में हम चुनाव जीते भी हैं, या कम से कम हम सबसे बड़े सियासी दल बन के निकल के आए हैं। मूल बात यह है कि इस देश में हर राज्य की अपनी अलग अलग सियासी तासीर है, वहां की अलग जरूरतें हैं, अलग चैलेंजेस हैं, अलग लीडरशिप है। तो उत्तर प्रदेश हारना बहुत बड़ा झटका है, निश्चित रूप से। और तैयारी उसके बाद आपकी कुछ नजर नहीं आती? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तैयारी हमारी, देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ राहुल जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे विश्वास रखते हैं, और राहुल जी ने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव कराया। मैं तो एनएसयूआई का अध्यक्ष था और उनके साथ काम भी किया था। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे पार्टी के अंदर विश्वास रखते हैं, और मैं समझता हूं कि जो आने वाले संगठन के चुनाव हैं उसमें राहुल जी ब्लॉक से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चुन कर आएंगे। निश्चित रूप से वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। प्रेम हम जी भी चाहते हैं और लोग भी चाहते हैं। प्रेम जी, तिवारी जी, हम बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लौटने के बाद आप तीनों से चर्चा। मोदी का मिशन 2019 जारी है, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों की तैयारी नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश बुरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हारी, और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा मोदी का और बीजेपी का। तो यूपी की राजनीति बदलने वाली है। योगी आदित्यनाथ के तेवरों को देखते हुए 2 पुराने दुश्मन साथ आने का मूड बना रहे हैं। योगी ने यूपी में एक नई जोड़ी तैयार कर दी है, जिसके निशाने पर खुद योगी हैं। कल तक एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले अखिलेश, मायावती अब साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, योगी की शिकस्त, हार, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना। हुए एक, बुआ को पसंद है अब बबुआ का साथ। लग रहा है कि भाई वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए सपा मुखिया का बबुआ मारा मारा घूम रहा है। योगी को रोकने के लिए तैयार विपक्ष। इसे मोदी लहर में मिली यूपी में करारी हार कहें, या मौजूदा वक्त में योगी का मचा हाहाकार, जिसने उत्तर प्रदेश की 2 कट्टर विरोधी विचारधाराओं को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले अखिलेश और मायावती को आज एक दूसरे से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दोनों ही अब तैयार हैं। अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी, तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले, हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। हमने पहले भी स्वागत किया था, तब भी बहुत बड़ी खबर निकली थी, क्योंकि परिणाम उस समय नहीं आया था, तब भी बड़ी खबर निकल गई थी। हम तो अब भी तैयार हैं।
कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त बनता है। बीजेपी ने यूपी में विपक्षी पार्टियों को ऐसे जख्म दिए हैं कि उन्हें अब एक दूसरे के दर्द अपने से लगने लगे हैं। अब जब अखिलेश को ही बुआ से परेशानी नहीं तो अपने आजम मियां को तो योगी से पुराना बैर रहा है, और योगी का सीएम बनना तो आजम की भैंस खोलने जैसा ही है। ऐसे में बहन जी के साथ में ही वो पार्टी का विकास देख रहे हैं। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब बबुआ और बुआ एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार में मायावती को गुंडे नजर आते थे, तो वहीं भतीजे के पास भी बुआ की शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। और हम पत्थर वाली सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारी बुआ हैं, लेकिन बुआ से भी सावधान रहना। बुआ से इसलिए सावधान रहना, इन्होंने 2-3 बार रक्षाबंधन मनाया है और पता नहीं कौन सा रक्षाबंधन फिर मनाने लगे। लग रहा है कि भाई वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए सपा मुखिया का बबुआ मारा घूम रहा है। पहले मुखिया घूम रहा था कि उन्होंने रजत जयंती पर मेरे ख्याल तो जितनी भी बहुत जो पार्टियां थी उनके वो दरवाजे गया, जो सपा मुखिया है कि गठबंधन के लिए। लेकिन रजत जयंती के मौके पर जब देखा कि वहां पर तो इनका परिवार ही आपस में लड़ा है, तो वो सब भाग गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। प्रदेश की राजनीति के नए समीकरण को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है, जहां यूपी में रहकर योगी ना कहने वालों को एक साथ आने में भी फायदा दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ इस वक्त शिवसेना के बाबूराव माने जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है बाबूराव जी आपका भी। लेकिन तिवारी जी, आप ये बताइए कि क्या वाकई अब इतना डर आपको लगने लगा है कि बुआ के साथ आने में भी, और मायावती ये कहती हैं कि जहर को जहर से काटना है, वो जहर कौन है और उसके साथ भी मिलना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, जो पार्टी किसानों की वकालत करती हो, युवाओं की वकालत करती हो और कमज़ोर और पिछड़ों की वकालत करती हो, वो किसी से डर कर नहीं जीती है, वो संघर्ष करके जीती है। रही बात कि हम किसके साथ आ रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि देश में जो युवा है वो पहले से कमज़ोर हुआ है, देश की जो महिलाएं हैं पहले से कमज़ोर हुई हैं, देश का जो पिछड़ा और दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग पहले से कमज़ोर हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये हालत है। आप योगी कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह हालत है कि कोई भी केसरिया गमछा अपने कंधे पे डालता है और स्वयं को सुपर कॉप घोषित कर देता है। वो किसी के बेडरूम में घुस सकता है, किसी रिलीजियस संस्था को, लेकिन तिवारी जी दुकान बंद करा सकता है। तिवारी जी, जो प्रचंड बहुमत का भी जिक्र कर दीजिए, वो क्या था? तो हम उससे डरते नहीं हैं तिवारी जी। हम जो उत्तर प्रदेश में योगी जी को सामने रख के वोट मांगा गया था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनादेश योगी जी को मिला है? ये क्या बात है? आप तो कह रहे हैं, आप योगी कह रहे हैं, उसी को मैं सवाल उठा रहा हूं। ये जनादेश योगी जी को नहीं मिला है, ये जनादेश मोदी बनाम अखिलेश जी की लड़ाई में मोदी जी को मिला है। मोदी जी ने योगी को सामने किया है। अब 2 साल है इनके पास। मोदी जी ने कहा कि हम 5 साल का हिसाब आज मत मांगिए, 5 साल बाद मांगिए। 2019 का चुनाव उस 5 साल के हिसाब पे लड़ा जाएगा और नए भारत के बुनियाद पर लड़ा जाएगा। प्रेम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहिए प्रेम जी। जो बिल्कुल सन 2012 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश सिंह यादव का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी अखिलेश सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि आपके यहाँ पुत्र के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता। इसलिए कृपा करके जो है आप कुंठाग्रस्त होने के बाद इस तरह के बयान ना दें। आदरणीय योगी जी को विधायकों ने चुना, चुनकर आए थे, उन्होंने चुना मुख्यमंत्री के लिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन किया। इसलिए नहीं सवाल पूछा मैंने आपसे ना कि आपने मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव लड़ा था ना अपने चेहरे पे, तो अखिलेश सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाना क्या अपराध था? चलिए, मैं वही पूछ रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव जी ने 2012 का चुनाव अखिलेश सिंह यादव के चेहरे पे नहीं लड़ा था, तो उसके बाद इसका मतलब ये था कि मुलायम सिंह यादव ने अपराध किया था। पुत्र के अलावा उनके पास और कोई चेहरा है क्या? हमें लगता है कि यहाँ हम फिर से एक बार भटक रहे हैं। नदीम जी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा गठबंधन बनाने की दिशा में बनेगा और वो क्या, उसकी शब्द सूरत क्या होगी? जनसंपर्क किया है तो अखिलेश यादव 2000, ठीक है। आप लोग
तिवारी जी, प्रेम जी एक सेकंड, जी जी आते हैं आपके पास। तिवारी जी बताइए। 1984 का जो चुनाव था वो लोकसभा का अंतिम चुनाव था जिसमें किसी एक दल को देखिए इस तरह की भाषा प्रेम शुक्ला जी आपकी 1984 के बाद है, आप टीवी पे लोगों को जलील करते हैं, हमारी प्रवक्ताओं को भी जलील किया। मैं बात रखना गठबंधन पे चर्चा कर रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है। तिवारी जी, शुक्ला जी, केस के बारे में बताइए। शुक्ला जी, तिवारी जी, आपके खिलाफ आप दोनों से निवेदन, आप दोनों से निवेदन। 25 शब्द निकालता हूँ अभी आपका जो आपने जो बोला वक्तव्य जो दिया है। शुक्ला जी, निकालिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपके खिलाफ किस चलते केस हुआ है, आप उसके बारे में बताइए। इसलिए आप अपनी हताशा जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए चैनल को अपने केस के बारे में बताइए। अपनी हताशा को प्रकट करने का। तिवारी जी, शुक्ला जी, निजी आक्षेप नहीं, प्लीज प्लीज। अच्छा आप दोनों से निवेदन है, प्लीज नहीं, आप देखिए भटका रहे हैं, दोनों भटक रहे हैं। अपनी भाषा की बदौलत आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल। तिवारी जी, नदीम जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 1984 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो अंतिम चुनाव था एक तरह से उस दशक में जिसमें किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। 1984 के बाद 1989 का चुनाव हुआ, 1989 के बाद 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए, फिर 1996 में हुए, फिर 1998 में हुए, 1999 में हुए, 2004 में हुए, 2009 में हुए और 2014 में हुए। जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए, इनमें जो भी सरकारें बनी, उसमें कांग्रेस की बनी, उसमें संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन ये तमाम सरकारें गठबंधन की सरकारें थी। और ये जितनी भी सरकारें चली, कहीं ना कहीं ये गठबंधन के समर्थन से और तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से चली। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश की जनता ने एक राजनीतिक दल को जरूर जनादेश दिया, वो बड़ी पार्टी निकल के आई, मगर उसके साथ सहयोगी दलों को भी जनादेश दिया जिनकी ताकत से वो सरकारें चली। बहुत लंबे अरसे के बाद 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि 2014 का लोकसभा का चुनाव ये शायद फिर ऐसा चुनाव था। इसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं कोalition की सरकारें, लेकिन वही कोalition तो दिखाई नहीं दे रहा। हमारा सवाल भी आपसे नदीम जी वही है कि वो क्या गठबंधन होगा, उसकी शक्ल सूरत क्या होगी, नेता कौन होगा। एनडीए तो आपसे बहुत आगे है और एनडीए के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया। आप देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जो राज्य सरकारें हैं, ये क्षेत्रीय दल है। बोलिए प्रेम जी, अधिकतर लोग वैचारिक आधार पर। प्रेम जी कुछ कह रहे हैं आपसे। नहीं, चुनाव विधानसभा चुनाव के दौरान आदरणीय अखिलेश सिंह यादव का एक स्टेटमेंट आया था। लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा हो रही है 2019 के लोकसभा के चुनाव में, उस पर हम लोग बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नहीं, उसी पर मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, उसी पर कह रहा हूं। आप बताइए, बोलिए क्या आपका। अखिलेश सिंह यादव जी ने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री पद का और राहुल जी प्रधानमंत्री बने तो हमें यह गठबंधन स्वीकार होगा। ये अखिलेश सिंह जी का स्टेटमेंट था, इस पर आपकी क्या राय है? नदीम जी एक सेकंड, माने जी को भी शामिल कर लेते हैं। माने जी, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ आपके रिश्ते जिस तरह के रहते हैं वो जग जाहिर है। क्या आपको लगता है कि 2019 तक ये रिश्ते मधुर रहेंगे और आप साथ में रहेंगे एनडीए के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना के साथ में रिश्ता मधुर होना चाहिए, इस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और जो एक हफ्ते के पहले एनडीए की जो मीटिंग हो गई दिल्ली में, उस मीटिंग में उद्धव जी भी उपस्थित थे। आप लोग सारे देश ने ये सारी बात को जाना है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में भविष्य में भी किस तरह का संबंध हम रखेंगे, उनके साथ में जाएंगे। लगातार 25 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में थे। अभी जो एनडीए के साथ में जो पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां अब ये बोल रही है कि हम एनडीए के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये तो बात बिल्कुल गलत बात है। इसका कारण यह है, लोकतंत्र में अपनी अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है, और अलग पार्टी का अलग अलग विचारधारा है, ठीक है, उनके कुछ प्रिंसिपल है माने जी। और शिवसेना पार्टी का तो वैसे मजबूत विचार है। बाला साहब ठाकरे जी ने जो विचार हमें दिया है, उस विचार को लेकर माने जी
माने जी थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माने जी ने भी साफ कर दिया है कि हम भी, हमारा अपना विचार है, हम चुनाव जरूर साथ में लड़ेंगे लेकिन हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब तो क्या 2019 की एनडीए नरेंद्र मोदी ने तैयारियां जबरदस्त जोर शोर से शुरू कर दी हैं और यहां पर यूपीए पिछड़ रहा है। माने साहब क्षमा, आप देर से आए, आपसे बात कम हो पाई, लेकिन आपने ये साफ कह दिया कि हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी सोच है, हम चुनाव साथ में लड़ेंगे लेकिन हम भी हैं, हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हम तिवारी जी और नदीम जी दोनों से अंत में जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको लगता है कि आप सबको ला पाएंगे साथ में? और प्रेम शुक्ला जी आप भी, कि कहीं मुश्किल ना हो गई? नहीं, ये बहुत स्पष्ट है कि 2019 का लोकसभा। तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, और दूसरा पेपर प्लीज मत दिखाइए हमारे चैनल पे। हाँ, बात पूरी। 2019 का लोकसभा का जो चुनाव होगा वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में जो तमाम वैचारिक आधार पर जो जुड़े हुए लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो सारी इकट्ठा होगा। निश्चित रूप से बड़ा होगा, निश्चित रूप से होगा, बड़ा होगा। तिवारी जी जल्दी से बता दीजिए, आप क्या बिहार के तर्ज पर होगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन? मैं ये बता रहा था कि आज के पेपर में खबर है कि महाराष्ट्र के किसान हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। गठबंधन तो चाहे आप तमिलनाडु, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप तमिलनाडु ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह किसान और नौजवान दुखी हैं और वही आधार बनेगा नए गठबंधन का। बहुत बढ़िया। प्रेम जी, कहीं मुश्किल ना हो माने साहब की बात सुनने के बाद? नहीं, माने या ना माने, लेकिन इतना तय है कि आदरणीय उद्धव जी ने माना है कि एनडीए के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये एनडीए की बैठक में स्पष्ट हो चुका है। माने साहब कुछ कहना चाहते हैं आप अंत में, चलते चलते? अंत में हम यही कहना चाहते हैं, अगर शिवसेना पार्टी को मान सम्मान के साथ अगर स्वीकार होता है जी, तो हम आगे बढ़ने का भी सोचेंगे। उद्धव जी उस विषय में सक्रिय है। बिल्कुल ठीक है माने साहब। माने साहब बहुत धन्यवाद। नदीम जी, तिवारी जी और शुक्ला जी बहुत धन्यवाद आप सभी का आज तक की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, देखते रहिए आज तक।